इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 1 जुलाई 2025 का। आपकी पाठशाला द्वारा इसका पहला प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट में वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के नए मसौदे के अनुसार विदेशी धन प्रेषण पर संशोधित कर दर क्या है? संशोधित कर दर पूछ रहा है। ए 1%, 2%, बी 1%, सी 5% या डी 3%। कितना है ये संशोधित? इस पे विदेशी धन प्रेषण पर संशोधित कर दर क्या है? 1% है। इसके द्वारा अमेरिकी सीनेट में वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के नए मसौदे के अनुसार अमेरिकी सीनेट द्वारा जारी वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के संशोधित संस्करण में विदेशी धन प्रेषण कर को घटाकर कितना कर 1% करने का प्रस्ताव है। शुरुआत में इस कानून का उद्देश्य सभी विदेशी धन प्रेषणों पर एक व्यापक कर लगाना था, लेकिन नए मसौदे के तहत इस कर को काफी कम कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका द्वारा जारी बैंक खातों, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से किए गए धन प्रेषण पर अब इस कर से मुक्त है। यह समायोजन अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण को विनियमित करने और कर लगाने के प्रति एक अधिक उदार दृष्टिकोण को दर्शाता है। संभवतः अमेरिका में अप्रवासियों और विदेशी श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताओं के जवाब। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 के अंत में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी ऋण का हिस्सा कितना प्रतिशत, यानी कि जीडीपी में विदेशी ऋण का हिस्सा कितना है? ए 19.1%, बी 18.5%, सी 21.3% या डी 17.8%। ये हिस्सेदारी है कितना? ये है 19.1%। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मार्च 2025 के अंत में भारत का विदेशी ऋण 736.3 अरब डॉलर था, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का कितना है? ये 19% था। यह पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाता है, जब विदेशी ऋण 668.8 अरब डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद का 18.5% था। विदेशी ऋण में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विदेशी सरकारों और निजी वाणिज्य संस्थाओं जैसे विदेशी स्रोतों से लिए गए उधार शामिल है। विदेशी ऋण से सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि, उधार के स्तर और समग्र आर्थिक प्रदर्शन दोनों में बदलाव को दर्शाती है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली में किसी देश की ऋण स्थिरता और आर्थिक स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए इस अनुपात का निगरानी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रिलायंस डिफेंस और पोस्टल मैकेनिक्स ने किस भारतीय राज्य में एक नया रक्षा MRO हब लॉन्च किया है? ए गुजरात में, बी कर्नाटक में, सी महाराष्ट्र में या डी तेलंगाना में? तो कहाँ लॉन्च किया? ये महाराष्ट्र में। रिलायंस डिफेंस ने अमेरिका स्थित पोस्टल मैकेनिक्स इंक के साथ मिलकर महाराष्ट्र में विशेष रूप से मिहान नागपुर में एक प्रमुख रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सुविधा शुरू की है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य जगुआर विमान, MiG-29 लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्मों का आधुनिकीकरण और उनके जीवन काल का विस्तार करना है। यह पहल भारत के व्यापक आत्मनिर्भर भारत मिशन का समर्थन करती है, जो रक्षा उत्पादन और सेवाओं में आत्मनिर्भर पर केंद्रित है। अनुमानित 20,000 करोड़ रुपए के MRO बाजार के साथ महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण रक्षा केंद्र के रूप में स्थापित है,
जो अपने बुनियादी ढांचे और रणनीतिक स्थान का लाभ उठाकर घरेलू बलों और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा निर्यात दोनों का समर्थन करता है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले खगोल पर्यटन महोत्सव की मेजबानी किस क्षेत्र ने की? ए सिक्किम ने, किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में की? ए सिक्किम ने, बी हिमाचल प्रदेश, सी लद्दाख या डी अरुणाचल प्रदेश? तो क्या है? लद्दाख। लद्दाख ने लेह में अपना पहला खगोल पर्यटन महोत्सव आयोजित किया, जो भारत में ज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। लद्दाख के पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य खगोल विज्ञान के लिए क्षेत्र के प्राकृतिक लाभों जैसे उच्च ऊंचाई, साफ आसमान और कम प्रकाश प्रदूषण को प्रदर्शित करना था। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में दूरबीन द्वारा निर्देशित आकाश अवलोकन, इसरो और शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा खगोल भौतिकी व्याख्यान और पर्यटकों के लिए शैक्षिक गतिविधियां शामिल थी। हानले डार्क स्काई रिजर्व जैसे स्थलों के साथ लद्दाख विज्ञान, स्थिरता और यात्रा के सम्मिश्रण के साथ खगोल पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनने की अनूठी स्थिति में है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 26 जनवरी को, बी 1 जुलाई को, सी 29 अगस्त को या डी 1 अक्टूबर को? ये मनाया जाता है कब? 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था यानी कि ICAI की 1949 में स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ICAI की स्थापना ने भारत में लेखा शास्त्र के पेशेवर नियमन में एक बड़ा बदलाव लाया, जिसने ब्रिटिश शासन के अधीन पंजीकृत लेखाकारों की अनियमित प्रणाली को एक संरचित और नैतिक पेशे में परिवर्तित कर दिया। ICAI अब दुनिया के सबसे बड़े लेखा निकायों में से एक है और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दिवस देश के वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के योगदान का जश्न मनाता है। अगला प्रश्न, किस बहुपक्षीय समूह ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहली बार एट सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया? ए आसियान ने, बी सार्क ने, सी नाटो ने या डी क्वाड ने? किसने किया? ये क्वाड ने किया। अब क्वाड में कितने आते हैं? भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, 3 है। क्वाड में क्या है? भारत, USA और क्या ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जापान भी इसमें क्वाड है, जापान। भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित क्वाड समूह द्वारा पहला एट सी ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया गया है। अमेरिकी तटरक्षक कटर स्ट्रेटन पर संचालित यह पहल चारों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, समन्वय और अंतर संचालन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मिशन में महिलाओं सहित अधिकारियों को जहाज पर संचालन का निरीक्षण करने और उसमें भाग लेने के लिए एक दूसरे पर चढ़ाया गया। ठीक है, यह विल्मिंगटन घोषणा और 2024 क्वाड लीडर समिट में उल्लिखित लक्ष्यों का समर्थन करता है, जो एक स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देता है। यह मिशन भारत की सागर और हिंद प्रशांत महासागर पहल जैसे व्यापक क्षेत्रीय रणनीतियों के साथ भी संरेखित है।
अगला प्रश्न, किस देश ने 1 जुलाई 2025 को पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की? ए थाईलैंड ने, बी भारत ने, सी इंडोनेशिया ने या डी मलेशिया ने? इसकी मेजबानी किसने की? भारत ने की। भारत ने 1 जुलाई 2025 को चेन्नई में स्थित आसियान भारत क्रूज संवाद की मेजबानी की। इस अग्रणी योजना में सभी 10 एशियान देशों और तिमोर लिस्ते के 30 से अधिक प्रतिनिधि क्रूज पर्यटन और समुद्री सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए एकत्रित हुए। चेन्नई बंदरगाह पर एमवी इम्प्रेस पर आयोजित यह संवाद भारत की सागरमाला और एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप है, एक रणनीतिक पहल। यह क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने, सतत पर्यटन को बढ़ावा देने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऐतिहासिक समुद्री संबंधों को पुनर्जीवित करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे में निवेश और क्रूज सर्किट विकास पर भी सत्र शामिल है, जो एक क्षेत्रीय समुद्री केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 15 अगस्त को, बी 26 जनवरी को, सी 1 जुलाई को या डी 2 अक्टूबर को? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को समाज में डॉक्टरों के योगदान को मान्यता और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस एक महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। उनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों एक है, 1 जुलाई को पड़ती है। 2025 का विषय, मुखौटे के पीछे चिकित्सकों को कौन ठीक करता है? ठीक है, चिकित्सा पेशेवरों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण पर केंद्रित है। यह दिवस देश भर में जन स्वास्थ्य की रक्षा में स्वास्थ्य कर्मियों के त्याग और समर्पण की याद दिलाता है। अगला प्रश्न है, 30 जून 2025 तक MILIT पुणे के नए कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए रियर एडमिरल बी गणपति को, बी वाइस एडमिरल एस मेनन को, सी एयर मार्शल RK शर्मा को या डी लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट को? किसको नियुक्त किया गया? ये नए कमांडेंट के रूप में किसके? MILIT के नए कमांडेंट के रूप में ये नियुक्त किया गया। किसको? रियर एडमिरल वी गणपति को। भारतीय नौसेना के एक अत्यंत अनुभवी और सम्मानित अधिकारी रियर एडमिरल वी गणपति ने 30 जून 2025 को पुणे स्थित सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान MILIT के नए कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया है। उनकी नियुक्ति भारत के रक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हुई है, जहां थल सेना, नौसेना और वायुसेना के एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। एकीकृत रक्षा स्टाफ के अंतर्गत कार्यरत MILIT अधिकारियों को उन्नत सैन्य तकनीकों और संयुक्त अभियानों का प्रशिक्षण देता है। रियर एडमिरल गणपति इस भूमिका में रणनीतिक दृष्टि, परिचालन अनुभव और शैक्षणिक गहराई लाते हैं, जो उन्हें AI, साइबर सुरक्षा और बहुक्षेत्रीय युद्ध के युग में MILIT का मार्गदर्शन करने के लिए सर्वथा उपयुक्त बनाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत GST परिषद की स्थापना की गई? अनुच्छेद 289, 279, ठीक है, 89, 279, 279A, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 246A या डी अनुच्छेद 368। तो ये है अनुच्छेद 279A यानी कि 279A। ठीक है, ये 370 किससे संबंधित? के से इसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, ये संविधान संशोधन से संबंधित संविधान संशोधन। ठीक?
वस्तु एवं सेवा कर परिषद जो जीएसटी कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर सुझाव देने के लिए उत्तरदायी है का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत किया गया था। यह अनुच्छेद अनुच्छेद 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान करता है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री और सदस्य राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। यह परिषद कर दरों, छूटों और जीएसटी के अन्य प्रमुख पहलुओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका गठन भारत के कर प्रशासन में सहकारी संघवाद सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अगला प्रश्न है, किस देश के सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की है? किस देश ने? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जर्मनी, सी कनाडा या डी यूनाइटेड किंगडम थे। कौन है? ये यूनाइटेड किंगडम है जिसने सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की है। यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं द्वारा सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की गई है, जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। मानव जीनोम परियोजना जो मानव जीनोम को पढ़ने और उसका मानचित्रण करने पर केंद्रित थी, के विपरीत सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम का उद्देश्य मानव डीएनए के बड़े खंडों को कृत्रिम रूप से लिखना है। जीनोम पढ़ने से लेकर जीनोम लेखन तक का यह परिवर्तन मानव आनुवांशिक सामग्री के निर्माण और इंजीनियरिंग की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। इस परियोजना के 5 वर्षों तक चलने की उम्मीद है और यह चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी और सिंथेटिक जीव विज्ञान में नए आयाम खोल सकती है, जिससे वैज्ञानिकों को जीन के कार्यों का पता लगाने और आधारभूत स्तर पर आनुवंशिक विकारों को संभावित रूप से ठीक करने में मदद मिलेगी। थैंक यू जी, धन्यवाद।